आप लोग देखेंगे, समझेंगे। आपको मैं बहुत ही अच्छे से, देखिए मैं अभी कंटिन्यू ये वीडियो कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे 25-30 क्वेश्चन ला रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं संविदा स्टाफ नर्स में अभी से अपनी पकड़ मजबूत करना, एक सीट अपना फिक्स करना, क्योंकि बहाली भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, 3900 कुछ बहाली है, 3950 बहाली है। तो इसमें हर एक कैटेगरी का अलग अलग बहाली रहेगा, तो समझ लीजिए और कितना कम जो है हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं एक पोस्ट अपना इसमें रखना, तो आपको जो है इस पर क्या करना पड़ेगा, मेहनत अभी से शुरू करना पड़ेगा। भले ही 6 महीना 7 महीना के बाद एग्ज़ाम होगा, जो भी होगा, लेकिन तैयारी अभी से करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं यहाँ पे शुरू। पहला प्रश्न है कि बच्चों के विकास का वह कौन सा चरण है जिसमें वह अपनी भूमिका, अपनी रोल को पहचानना शुरू करता है। मतलब हम लोग जानते हैं ना, ओरल फेज है, लेटेंसी फेज है, जेनाइटल फेज है, ये सब फेज है, ठीक है। तो उसी प्रकार से बच्चों में जो विकास होता है, उस विकास के चरण में जो रोल बच्चा का अपना जो भूमिका है, वह अपनी भूमिकाओं को कब पहचानना शुरू करता है कि हमारी क्या भूमिका है। तो ओरल स्टेज, ठीक है ना, ओडिपल स्टेज, लेटेंसी स्टेज, जेनाइटल स्टेज। तो ये जो होता है आपका ओडिपल स्टेज। ओडिपल स्टेज क्या कहता है, फ्रायड के अनुसार इसी दौरान लैंगिक पहचान बनती है, यानी इसी दौरान रोल की भी भूमिका और लैंगिक पहचान भी इसी ओडिपल स्टेज में ही बनता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बच्चे के विकास के क्रम में बच्चा अपनी भूमिका कब पहचानना शुरू करता है, किस स्टेज में, तो लैडिपल स्टेज में, ठीक है। पूछ देगा कि लैंगिक पहचान कब बनना शुरू होता है, तो इसी स्टेज में, ऑडिपल स्टेज में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में बुखार आने वाले दौरे यानी फेब्राइल सीजर को रोकने के लिए सबसे अच्छी दवा कौन सी है, ठीक है ना। हमसे पूछ रहा है कि बच्चा को जब फीवर आता है, फीवर के कारण बच्चे में दौरा आता है, तो उस दौरे को रोकने के लिए सबसे अच्छा मेडिसिन कौन है। एसिटामिनोफेन, फेनोबार्बिटोन, फेनिटोन और डाइजेपाम। सबसे अच्छा मेडिसिन जो होता है वह आपका डाइजेपाम होता है। दौरे को तुरंत रोकने के लिए इसका उपयोग प्रभावी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हैलीपेरिडोल यह एक एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है। इस दवा का सबसे मुख्य साइड इफ़ेक्ट यानी दुष्प्रभाव क्या होता है दवा लेने का। नींदापन, ठीक है ना, मुंह सूखना, एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट, ठीक है, भूख न लगना। तो हैलीपेरिडोल लेने का सबसे मुख्य साइड इफ़ेक्ट जो होता है, या कोई भी एंटीसाइकोटिक दवा लेने का मुख्य साइड इफ़ेक्ट जो होता है, एक्स्ट्रा ईपी, ठीक है ना, ईपी एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट, ठीक है, या ईपीएस बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये जो होता है एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट, इसमें शरीर में अकड़न या झटके जैसे लक्षण आते हैं, ठीक है, ये दवाई लेने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींद में सांस रुकने की बीमारी, यानी जब नींद आदमी ले रहा होता है तो सांस रुकने जैसे मुख्य लक्षण कौन से होते हैं। खराटे लेना, छींकना, सुबह जल्दी जाग जाना, ऊर्जा का बढ़ना। तो देखिए नींद में सांस रुकने का मुख्य जो बीमारी का लक्षण होता है वह खराटे लेना। जब कोई व्यक्ति खराटा ले रहा है, इसका मतलब है कि उसका जो सांस है वह जो है धीमा चल रहा है, रुक रुक के चल रहा है, इसीलिए व्यक्ति अत्यधिक खराटे लेता है, अत्यधिक श्वसन की कोशिश करता है नींद के समय। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओसीडी। ओसीडी मतलब एक ही काम को बार बार करने की बीमारी। इसके लिए सबसे अच्छी थेरेपी कौन सी होती है ओसीडी के लिए। तो मनोगत्यात्मक यानी साइको एनालिटिक थ्योरी, पारस्परिक चिकित्सा, संज्ञात्मक यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसमें व्यक्ति का सोच और व्यवहार दोनों को बदलने में मदद की जाती है, सहायक चिकित्सा। तो इसका राइट आंसर सीबीटी होगा। ओसीडी के लिए सबसे अच्छी थेरेपी अगर पूछेगा तो वह सीबीटी है, जिसमें कॉग्निटिव और बिहेवियर, संज्ञात्मक और व्यवहार, सोच और व्यवहार दोनों बदलने की मदद की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर, मरीज और डॉक्टर, ठीक है, मरीज डॉक्टर या नर्स के बीच इलाज के दौरान सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होता है। यानी मरीज और नर्स या डॉक्टर के बीच इलाज के समय सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होता है। विश्वास, ठीक है, यही राइट होगा। विश्वास बहुत ज़रूरी चीज़ है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं गंभीर डिप्रेशन के मरीज में सबसे बड़ा खतरा क्या होता है। यानी एक मरीज गंभीर डिप्रेशन का है, सीवियर डिप्रेशन का है, तो उसमें सबसे बड़ा खतरा क्या होता है। तो सबसे बड़ा खतरा उसमें यही होता है थकान का, मतिभ्रम का, बेचैनी का, आत्महत्या का। तो इसमें सबसे बड़ा खतरा गंभीर डिप्रेशन में आत्महत्या की प्रवृत्ति होता है। व्यक्ति में बहुत ज़्यादा सुसाइडल थॉट आते रहता है। ठीक है, आगे है मनोविश्लेषण, साइको एनालिसिस में इनमें से क्या शामिल नहीं है। तो साइको एनालिसिस थ्योरी किसने दिया, सिगमंड फ्रायड, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। अब कहता है कि साइको एनालिसिस में इन चारों में क्या शामिल नहीं है। तो देखिए, मुक्त साहचर्य यह शामिल है, प्रतिरोध विश्लेषण शामिल है, ठीक है, स्थानांतरण विश्लेषण शामिल है, लेकिन प्रोबिंग यानी गहन जांच यह शामिल नहीं है, क्योंकि प्रोबिंग एक समान इंटरव्यू की तकनीक है, मनोविश्लेषण की नहीं। मनोविश्लेषण अलग है, इसमें मन का विश्लेषण एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, और इंटरव्यू एक नॉर्मल टेक्निक है जहाँ पे व्यक्ति को साक्षात्कार के जरिए उसे समस्या को समाधान, उसे रास्ता चुनने, इन सब में मदद किया जाता है। बात को समझ गए। चलिए आगे है, यहाँ पे कह रहा है MMSE दिमागी हालात की जांच का कुल स्कोर कितना होता है। ठीक है ना, MMSE जो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है उसका कह रहा है कि कुल स्कोर कितना होता है दिमागी हालात जांच का, 25, 30, 32, 35। तो दिमागी हालात की जांच MMSE की टोटल स्कोर 30 होता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे। तो नेक्स्ट है यहाँ पे ओमेगा चिन्ह, ओमेगा साइन चेहरे पर किस बीमारी के मरीज में दिखता है। तो देखिए, ओमेगा साइन जो होता है किस चेहरे पर किस बीमारी के मरीजों में दिखाई देता है। चिंतित, ठीक है ना, चिंतित, भ्रमग्रस्त, अवसादग्रस्त, नकारात्मक। तो जो मरीज अवसादग्रस्त होता है, माथे की लकीरें ओमेगा के आकार, ठीक है ना, जैसी दिखती है। ठीक है ना, इसमें माथे पर जो लकीर होती है ओमेगा के आकार की लकीरें दिखती हैं, और यह ओमेगा साइन डिप्रेशन में होता है। ठीक है, डिप्रेस्ड व्यक्ति को। आगे है क्वेश्चन, रीमा को लगता है, मतलब रीमा एक लड़की है, उसे लग रहा है कि उसके खाने में जहर है बिना किसी सबूत के। ठीक है, उसे लग रहा है, सिर्फ लग ही रहा है कि खाने में जहर है। यह किसका उदाहरण है। ठीक है, यह किसका उदाहरण है। तो ऐसे अगर बीमारी का नाम दिया रहता और अगर स्किज़ोफ्रेनिया यहाँ पे ऑप्शन रहता तो हम उसमें टिक मारते, लेकिन यहाँ पे बीमारी नहीं है, यहाँ पे सिम्टम्स पर दिए हैं बात। ठीक है, तो देखिए हेलुसिनेशन होता है मति भ्रम, जैसे सूंघना, सुनना, आवाज़ें सुनाई देना, ये सब हेलुसिनेशन में आता है। ठीक है ना, सेंसरी डेलूजन होता है ये। विभ्रम एलूजन है। ठीक है ना, और डेलूजन है जो भ्रम होता है। तो यही भ्रम में होता है गलत धारणा, व्यक्ति को रियलिटी से दूर रहता है, गलत धारणा रहता है, गलत अटूट विश्वास होता है, वही डेलूजन होता है। और रीमा को यही लग रहा है बिना किसी सबूत के गलत तरीके से उसका विश्वास है कि खाने में जहर है। ठीक है ना, यह एक भ्रम है। आगे है माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस एक मांसपेशी की रोग है, मांसपेशी इसमें कमज़ोर हो जाता है। तो इसका पहला लक्षण क्या होता है। तो माइस्थेनिया ग्रेविस जो कि एक मांसपेशी कमज़ोर की बीमारी है, कमजोरी की बीमारी है, इसमें पहला लक्षण पीटोसिस, पलक गिरना, निगलने में कठिनाई होना, थकान में सुधार होना, सांस की तकलीफ होना। तो जब मांसपेशी की समस्या है तो ए और ए तो होगा नहीं, निगलने में कठिनाई और पीटोसिस, यही दोनों पर सवाल बन रहा है अपना। तो इसमें भी अपना राइट आंसर पीटोसिस होगा माइस्थेनिया ग्रेविस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बच्चे का शरीर नीला साइनोटिक पड़ने पर उसे आराम देने के लिए कैसे लिटाना चाहिए। मतलब बच्चा साइनोटिक है यानी उसका शरीर नीलापन पड़ रहा है, ठीक है, वो सांस नहीं ले पा रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो इस दौरान उससे कैसे पोजीशन देना चाहिए। सीधा लिटाए, घुटने छाती स्थिति, नी चेस्ट पोजीशन, जिसमें होता यह है कि फेफड़ा में खून का बहाव बेहतर होता है, पीठ के बल, पेट के बल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यही होता है, घुटना मोड़ के नीचे छाती करके इसमें लेटाया जाता है। आगे है लीड पॉइजनिंग, शीशा विषाक्तता। लीड पॉइजनिंग
को और क्या कहते हैं? तो लीड पॉइजनिंग को एस्टेरिक्स कहते हैं, प्लम्बजिम बोलते हैं, प्लमर सिंड्रोम बोलते हैं, प्राडर सिंड्रोम बोलते हैं। तो लीड पॉइजनिंग को क्या बोलते हैं? प्लम्बिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लम्बिज्म बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है माय डियर, देख लीजिए, लोगन बो, ठीक है ना। लोगन बो का इस्तेमाल किस सर्जरी के बाद किया जाता है? तो लोगन बो का इस्तेमाल जो है कटे होठ या तालू, क्लेफ्ट लिप या पैलेट के सर्जरी के बाद किया जाता है, या ग्रसनली अवरोध में, या हर्निया में। तो ये लोगन बो का इस्तेमाल क्लेफ्ट लिप या पैलेट के सर्जरी के बाद किया जाता है, ताकि जो टाँका है उसका खिंचाव से बचा जा सके, ठीक है। चेहरे की मांसपेशी में ऐंठन, यानी फेस के जो मसल्स है उसमें ऐंठन, जिसे हम लोग टिटेनी बोलते हैं, मुख्य रूप से किस कारण होता है? तो मुख्य रूप से जो होता है थायराइड बढ़ना, इस कारण से, कैल्शियम बढ़ना, या टिटेनी या पोटेशियम बढ़ना, ठीक है ना। तो ये जो समस्या होता है कैल्शियम बढ़ना नहीं, कैल्शियम की कमी के कारण होता है, जिसे टिटेनी बोलते हैं, ठीक है ना। यह कैल्शियम की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है ब्रोंकी एक्टेसिस, ठीक है ना। ब्रोंकी एक्टेसिस यानी फेफड़ों की नली को फैलना से क्या समस्या हो सकती है? तो फेफड़ों की नली को फैलने से समस्या ये हो सकती है, फेफड़े में फोड़ा हो सकता है, एम्फाइमा हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, ये सभी। तो ये सभी अपना राइट होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेफड़ा के नली फैलना भी दिक्कत देता है, ठीक है, और नॉर्मल रहना ही इम्पोर्टेंट होता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, किस तरह के शुगर डायबिटीज में इंसुलिन बनाने वाली कोशिका बीटा सेल नष्ट हो जाती है? देखिए, दो तरह के डायबिटीज होता है, एक होता है टाइप 1, एक होता है टाइप 2। तो टाइप 1 जो होता है ना, इसमें इंसुलिन बन ही नहीं पाता है। बन इसलिए नहीं पाता है क्योंकि जो इंसुलिन बनाने वाली जो सेल होती है वह सेल जो है नष्ट हो जाती है, इस कारण से इंसुलिन नहीं बन पाता है, और ये बच्चे से ही रहता है, ठीक है। अब ये तब हो सकता है जब बच्चे से पैंक्रियाज खराब हो, ठीक है, इस कारण से। तो टाइप 1 जो होता है, देख लीजिए यहाँ पे, जो टाइप 1 होता है इसमें शरीर इंसुलिन बनाना बंद कर देता है स्टार्टिंग से ही। लेकिन टाइप 2 जो होता है, इसमें इंसुलिन तो बन पाता है, बट मेटाबॉलिज्म ख़राब होने से बॉडी इंसुलिन का जो है सही ढंग से यूज नहीं कर पाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, कहता है यहाँ पे, दिमाग के पानी CSF में ग्लूकोज का कम होना क्या कहलाता है? आपको पता होगा, ब्रेन से लेकर स्पाइनल, इन दोनों जगह में CSF भरा है। CSF कहा जाए तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। यह स्पाइनल और ब्रेन दोनों में भरा हुआ एक तरल है, फ्लूइड है, ठीक है ना। तो इस तरल में ग्लूकोज भी होता है, बहुत सारे चीज़ कंपोनेंट होते हैं, उसमें ग्लूकोज भी होता है। तो अगर इसमें ग्लूकोज कम हो जाए तो यह क्या बताता है? तो माय डियर, ये यही बताता है कि आपका बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है। अगर किसी के भी CSF दिमाग में CSF में ग्लूकोज का लेवल जो है घट जाए, कम हो जाए, तो यह बताता है कि CSF यानी जो ब्रेन है उसमें मेनिंजाइटिस हो गया है, ठीक है, क्योंकि मेनिंजाइटिस हो, एन्सेफलाइटिस हो, ब्रेन में ही होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कब होता है? जब CSF में ग्लूकोज कम जाता है। तो ओके, आगे बढ़ते हैं। कहता है लेवन, देख लीजिए, लेवेन सेंट कहाँ उपयोग किया जाता है? देखिए, लेवेन सेंट का उपयोग जो है एसाइटिस फ्लूइड निकालने में किया जाता है। एसाइटिस फ्लूइड पेट में पानी भरने को बोलते हैं, और इसमें होता यह है कि इसमें बाहर नहीं निकाला जाता है। यह सेंट का मतलब होता है कि एक नली जोड़कर दूसरे नली से जोड़ देना, एक से प्रवेश करके दूसरे नली में जोड़ देना, ठीक है। तो इसमें होता, लेवेन सेंट में यही होता है कि पेट में जो पेरिटोनियल कैविटी में जो पानी भरा है उसमें एक नली डालकर उस नली को ब्लड प्रवाह में, ब्लड स्ट्रीम में जो है कनेक्ट कर दिया जाता है, ताकि जो पानी है वह ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो है किडनी के थ्रू बाहर निकल जाए, ठीक है, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे क्वेश्चन है, कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में शरीर क्या बढ़ जाता है शरीर में? तो देखिए, अगर हार्मोन की बात करता तब तो कर्टिसोल होता, कर्टिसोल बढ़ने से जो है कुशिंग सिंड्रोम होता है,
ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में वो है ही नहीं। तो उसमें जब हम लोग देखते हैं कुशिंग सिंड्रोम होता है किसी को, तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपरटेंशन, बीपी का खतरा हो जाता है, जो कि ये भी ऑप्शन में नहीं है। इसके बाद आता है डायबिटीज, ठीक है, शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 है, तो यही अपना राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, पेट पर चोट लगने पर किस अंग को सबसे ज़्यादा खतरा होता है। देखिए, पेट में चोट लगने पर सबसे ज़्यादा खतरा जो होता है गुर्दा, लीवर, मूत्राशय, स्प्लीन। तो ये सबसे ज़्यादा खतरा स्प्लीन, तिल्ली को होता है, इसीलिए पेट के चोट से बचाना चाहिए। आगे है, कलाई की हड्डी डिस्टल रेडियस टूटने को क्या कहते हैं। तो कलाई की हड्डी को टूटने को मेडिकल भाषा में हम लोग ह्यूमर फ्रैक्चर, मोंटेगिया, गैलेजी, कोलेस फ्रैक्चर यानी कुलेज फ्रैक्चर। तो राइट आंसर रेडियस अगर फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है ना, कलाई की हड्डी अगर टूट जाए तो उससे हम लोग कुलेज फ्रैक्चर बोलते हैं, याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे, वह दवा या एजेंट जो बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है। ठीक है, देखिए कंडीशन दे दिया है, बढ़ने से रोकता है, मारता नहीं है, सिर्फ रोकता है। यानी बढ़ने से रोकने का मतलब ये नहीं हो गया कि मार देता है। तो ऐसे बहुत सारे दवाई है जो दवाई लेने से बैक्टीरिया को मार भी देता है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा ऐसा एजेंट दवा है जो सिर्फ रोकता है, मारता नहीं है। तो एंटीसेप्टिक, ठीक है, ये तो सॉल्यूशन होता है। बैक्टीरियोसाइड, बैक्टीसाइड अगर पूछे, साइड अगर पूछे तो साइड कंप्लीटली मार देता है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, फंगीसाइड है तो फंगस के लिए है, तो बैक्टीरिया होगा नहीं। बैक्टीरियो एस्टेट, तो बैक्टीरियो एस्टेट क्या करता है, एस्टेट से याद रखिएगा तत्काल, और तत्काल में किसी चीज़ को हम रोक सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो बैक्टीरियो एस्टेट रोकता है वृद्धि को, न कि मारता है। ठीक है, मारने वाला अगर पूछेगा तो बैक्टीरियोसाइड। ओके, चलिए आगे है, पूछ रहा है खून में पोटेशियम की मात्रा कितनी होती है। तो खून में पोटेशियम की मात्रा 3.5 से 5 होता है लेवल, याद रखिएगा पोटेशियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी MEQ पर लीटर, ठीक है ना, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा दिमाग का संवेदवाहक न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है। तो न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन सा है आपको पता होना चाहिए। एक केमिकल है, डोपामाइन भी है, गावा भी है, ठीक है, सेरोटोनिन भी है, लेकिन ट्रोपोनिन यह आपका संदेशवाहक न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है। न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब होता है जो ब्रेन को संदेश दे, ठीक है, संदेश पहुंचाए। तो ट्रोपोनिन नहीं है। ट्रोपोनिन क्या है, तो ट्रोपोनिन एक प्रोटीन है जो हार्ट मसल्स में पाया जाता है। कहाँ पे, हार्ट मसल्स में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे है, गर्म, सूखी और गुलाबी त्वचा किस तरह के शौक में दिखाई देता है। देखिए, गर्म, सूखी और गुलाबी, इस तरह के त्वचा किस शौक में दिखाई देता है। खून की कमी वाला शौक जिसे हाइपोवॉल्मिक बोलते हैं, दिल की कमजोरी वाला शौक, एलर्जी वाला शौक, न्यूरोजेनिक शौक। तो सूखी, गर्म, गुलाबी त्वचा न्यूरोजेनिक शौक में दिखता है। ठीक है, कहता है जोन्स क्राइटेरिया किस बीमारी की पहचान के लिए है। देखिए, जोन्स क्राइटेरिया जो होता है किस बीमारी को पहचानते हैं, एंडोकार्डाइटिस, रूमेटिक फीवर, हार्ट फेल्यूर। तो राइट आंसर रूमेटिक फीवर होगा। जोन्स क्राइटेरिया जो होता है रूमेटिक फीवर की पहचान में होता है। ठीक है ना। पेट की मांसपेशी में अकड़न, रेजिडिटी किस मुख्य लक्षण है, किसका मुख्य लक्षण है। तो पेट की मांसपेशी में अकड़न हो रहा है तो यह मुख्य लक्षण जलोदर यानी एसाइटिस, पेरिटोनाइटिस या बवासीर। तो इसका राइट आंसर पेरिटोनाइटिस होगा। जो पेट की अंदरूनी झिल्ली है उसमें इन्फ्लामेशन होने से पेट में अकड़न होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है, कह रहा है वारफेरिन यानी वारफेरिन ब्लड को पतला करने वाली दवा है, इसका असर ज़्यादा होने पर क्या दिया जाता है। यानी वारफेयर का एंटीडोट भी पूछेगा तो इसका एंटीडोट क्या होगा, विटामिन के, प्रोटामिन सल्फेट, एसिटाइल लिसिटिन। तो राइट आंसर विटामिन के होता है। अगर वारफेरिन हिपेरिन का डोज ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए विटामिन के दिया जाता है, फाइटोनेडोइन। ठीक है, फाइटोनेडोइन। ओके, चलिए तो इस प्रकार से आज मैं आपको 30 क्वेश्चन कराया। प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं डेली प्रयास करता हूँ अच्छा क्वेश्चन लेकर आने का ताकि आप बेहतर कर सकें। ठीक है।